Assalamu alaikum. In today's lecture, I am going to start the course of Programming Fundamentals. So let's see the agenda of today's lecture. First of all, I will explain the course outline in which we will see the complete course content which we will cover during the semester, and we will see the attendance policies, evaluation methods, and we will also see the reference material or recommended reference books which we will use during the course. Then I will explain the programming languages. Then I will explain the basics terms of computer like CPU, file systems, memory, and what is compilation method. Then I will explain the algorithm and pseudocode, that how can we solve our problem with the help of algorithm and pseudocode, and what is the difference between algorithm and pseudocode. So let's move further and let's start the today's lecture. Course title is Programming Fundamentals and course code is CSE 103. Pre-Tech इसका ICT है जो कि आप previous semester में इसको पढ़ चुके हैं already. ठीक है. बुक्स आपको जो अवेलेबल हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जो कि यूज करूंगी मैं इस कोर्स में, प्रोग्रामिंग इन C++ सेकंड एडिशन बाय पियर्सन, एंड रेफरेंस बुक्स हैं C++ फॉर एवरीवन एंड ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन C++. ये जो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन C++ की बुक है, ये हम जो टॉपिक्स हैं ग्राफिक्स के बिल्कुल लास्ट में देखेंगे. ठीक है. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास इन बुक्स में अवेलेबल हैं, तो इनमें से आप कोई भी रीड आउट कर सकते हैं और आप टैली कर सकते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन में कि कौन सा टॉपिक किस बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है. लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम एंड सूडो कोड है, लैंग्वेजेस हैं, तो ये हमने चैप्टर 1 से लिया है. ठीक है. तस्लीम की बुक से फ्लो चार्ट्स, कन्वर्जन ऑफ चार्ट, इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, ये भी तस्लीम की बुक से चैप्टर 1 और 2 से लिए गए हैं टॉपिक्स. देन रिजर्व वर्ड्स देखेंगे, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये लेक्चर 3 में हम देखेंगे, जो कि DS की बुक से चैप्टर 2 से लिए गए हैं. असाइनमेंट, स्टेटमेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने चैप्टर 2 से अगेन लिया है DS की बुक से. देन हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखेंगे और प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, अगेन DS की बुक से चैप्टर 3 से लिए गए हैं. इसी तरह से ये हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमने किस बुक से लिए हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होंगी, स्विच केस स्टेटमेंट्स होंगी, लूप्स होंगे, नेस्टेड लूप्स होंगे. देन एरेज हैं, 2D एरेज हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, स्ट्रिंग्स देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस विद एरेज देखेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने फंक्शन ओवरलोडिंग एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देखना है. मल्टी फाइलिंग देखेंगे कि हम डेफ में किस तरह से कर सकते हैं, जो टूल यूज किया जाएगा वो डेफ का टूल है. ठीक है. रिकर्जन हम देखेंगे, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर्स क्या है. ठीक है. ये सेशनल 2 से पहले तक हमारा कवर हो जाएगा. देन हमने पॉइंटर्स एंड एरेज करने हैं, स्ट्रक्चर्स देखने हैं, स्ट्रक्चर्स में पॉइंटर्स यूज करके देखना है. देन नेस्टेड हमारे पास स्ट्रक्चर्स कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे. उसके बाद मैं आपको फाइल हैंडलिंग करवाऊंगी. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स हम स्टार्ट करेंगे, किस तरह से शेप्स ड्रॉ होती हैं graphics.h की हेडर फाइल यूज करते हुए, कैसे हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक काउंटडाउन क्लॉक हो गई या एनालॉग या डिजिटल क्लॉक हो गई. ठीक है. देन हम किस तरह से कीबोर्ड्स और जो माउस की कीज हैं उसको प्रेस करते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका टर्मिनल एग्जामिनेशन आ जाएगा. ठीक है. सो ये हमारे पास कोर्स कंटेंट है जो कि हमने ड्यूरिंग द सेमेस्टर कवर करना है. उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा इवैल्यूएशन मेथड क्या होगा. इवैल्यूएशन मेथड हमारा है, सबसे पहले तो हमारे पास क्विज़ेस और असाइनमेंट्स होते हैं. ठीक है. जिसमें हमारे पास 4 क्विजेज और 4 असाइनमेंट्स मिनिमम होते हैं, आपके इससे ज्यादा होंगे. सेशनल एग्जाम्स हमारे पास 2 होते हैं, 1 एंड 2.
उसके बाद हमारा टर्मिनल एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। सेशनल हमारे पास 10 और फर्स्ट सेशनल 10 मार्क्स का होगा, सेकंड सेशनल 15 मार्क्स का होगा। ओके, टोटल हमारे पास जो होंगे वो 100 होंगे। 100 में हमारे पास क्योंकि आपकी इसकी लैब भी होगी तो 75% थेरी का काउंट होता है 100 में से, और 25% आपके लैब के मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। पॉलिसीज क्या है? अटेंडेंस पॉलिसी आपको पता है कि हर स्टूडेंट ने 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है उसके लिए, क्लास में भी और लैब में भी, ठीक है। और जो थ्योरी का कोर्स है उसको पास करने के लिए आपके लिए मस्ट है कि आपने उसको लैब में भी पास करना है। इसी तरह लैब और जो आपका थ्योरी का कोर्स है दोनों में आप पास होंगे तो आप ओवरऑल इस कोर्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग पॉलिसी आपको बता दी है कि किस तरह से होगी। इसके अलावा आपको मिनिमम जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होंगे वो 50% से आपके अबव होने चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट होने लगा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं। अ सेट ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर अ डिजिटल कंप्यूटर. Such instructions can be executed directly when they are in the computer manufacturer specific numerical form known as machine language. यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है। आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया और वो डायरेक्टली भी पॉसिबल है कि वो आपकी जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है उसको एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी गई हैं, जिसको हमारी मशीन ने अंडरस्टैंड किया और एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। आफ्टर अ सिंपल सब्सटीट्यूशन प्रोसेस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन corresponding assembly language or after translation from some higher level language, ठीक है। एक तरफ हमने बात की कि अगर तो वो मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस, तो वो डायरेक्टली आपकी मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगी और एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगी, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है, उससे थोड़ी सी एक स्टेप अबव हम कह सकते हैं, हमारे पास होती हैं असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस किस में कन्वर्ट होती हैं? मशीन लैंग्वेज में। और मशीन उसको अंडरस्टैंड करते हुए इजीली जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, जो भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया है, मशीन उसको अंडरस्टैंड करके मशीन फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में एग्जीक्यूट करके दे देगी, ठीक है। या हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस फॉर्म में हो, वो किसी हायर लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई हो, ठीक है। कौन सी होती है हायर लेवल लैंग्वेजेस, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अगर हमारे पास हायर लेवल लैंग्वेजेस में जो है लिखी हुई है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, तो वो पहले कन्वर्ट होती हैं हमारी असेंबली लैंग्वेज में या किसी भी इंटरमीडिएट फॉर्म में, ठीक है। देन वो हमारी कन्वर्ट होती हैं इंस्ट्रक्शंस किस में? मशीन लैंग्वेज में। फिर आपका जो कंप्यूटर है या आपकी जो मशीन है, सिर्फ और सिर्फ जो कि अंडरस्टैंड कर रही होती है अपनी ही लैंग्वेज को, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। देन आपकी जो आउटपुट आती है वो आपने जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं कि आपके पास मशीन लैंग्वेज में अगर लिखी हुई है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगी मशीन में। अगर आपके पास असेंबलिंग लैंग्वेज में है तो वो आपके पास क्या होंगी? मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट होंगी और मशीन लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड करके मशीन एग्जीक्यूट कर देगी। थर्ड आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो किसी हायर लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होंगी, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेज में जब वो लिखी हुई होंगी तो वो पहले कन्वर्ट होती हैं किसी इंटरमीडिएट फॉर्म में, देन वो कन्वर्ट होती हैं मशीन लैंग्वेज में, और मशीन उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्या करेगी? जो भी टास्क आपने परफॉर्म करवाना है उसको परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं, बट जो मशीन लैंग्वेज है वो हमारे पास एक ही होती है जिसे मशीन अंडरस्टैंड कर रही होती है, और उसको अंडरस्टैंड करके ही मशीन हमें कोई भी आउटपुट दे सकती है। लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज हो गई, ठीक है। और देन हमारी जो हार्डवेयर है या हमारी जो कंप्यूटर मशीन है वो इजीली उस मशीन कोड को अंडरस्टैंड करते हुए इजीली क्या कर देती है? एग्जीक्यूट कर देती है, ठीक है। हमें पता है कि मशीन किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रही होती है? बाइनरी को, 1 0 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करती है, ओके। सो हायर लेवल लैंग्वेजेस में जब भी हमारे पास कोई कोड लिखा हुआ होता है तो उसके लिए कि हम उसको मशीन में एग्जीक्यूट करवाएं, हमें क्या चाहिए होगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए होता है,
ठीक है। इसका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, इस कोड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हमारी मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। इसी तरह अगर कोई लो लेवल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज हो गई, उसके लिए हम यूज करते हैं असेंबलर, जो कि क्या करता है, उसको डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। देन वो मशीन हमारी क्या करेगी, उस कोड को अंडरस्टैंड करते हुए जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो दे देगी, ठीक है। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक असेंबली लैंग्वेज हो गई, मशीन लैंग्वेज हो गई, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं यूजर के लिए, ये इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं होती, ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। जबकि जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, यूजर फ्रेंडली होती हैं, इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और हम उस किसी भी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल जावा हो गई, तो जावा में हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिख लेते हैं, बट वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में, देन मशीन उसको अंडरस्टैंड करके आपको आउटपुट दे सकती है, ठीक है। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। हमने जो कवर करनी होगी इस कोर्स में, हम देखेंगे C++ को। ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जब हमने वर्ड यूज किया तो हम देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। जब भी आप कंपाइलर यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इस कोर्स में हम पढ़ेंगे डेफ को, और C++ के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट किया करेंगे डेफ कंपाइलर के थ्रू, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम इनपुट के तौर पे ले लेता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन लेता है एज एन इनपुट। अगर आपके पास 10 लाइंस लिखी हुई है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले 1 लाइन लेगा, फिर सेकंड लाइन लेगा, फिर थर्ड लाइन लेगा, इस तरह से काम करता है, ओके। कंपाइलर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, ठीक है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। कंपाइलर में जो हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, ये जल्दी जो है एग्जीक्यूट हो जाती हैं, इसमें टाइम कम लगता है इनकी एग्जीक्यूशन में, जबकि जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है उसमें ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं स्लोअर, क्योंकि ये 1 बाय 1 लाइंस को ले रहा होता है, ठीक है। मेमोरी इसमें जो चाहिए होती है कंपाइलर में वो ज्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऊपर देखा कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहा होता है, जबकि इंटरप्रेटर में मेमोरी हमें कम चाहिए होती है क्योंकि उसमें कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता। कंपाइलर में हमारे पास कंपाइल करना हर वक्त, मतलब जब भी आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, अगर आपने उस प्रोग्राम को एक दफा कंपाइल कर लिया तो बार बार उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रीवियस कंपाइल हुई भी होगी फाइल, उसी की आप आउटपुट एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि हर टाइम जब भी आपने कोई भी हायर लेवल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लो लेवल प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसलिए आपको हर दफा इंटरप्रेट करना जरूरी होगा। जो कंपाइलर होता है वो एरर्स को डिस्प्ले कर देता है जब भी वो पूरा प्रोग्राम एज एन इनपुट लेता है, ठीक है, और जो भी एरर्स होते हैं उसको एक ही दफा डिस्प्ले कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर में हमारे पास 1 बाय 1 करके, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेशन हो रही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एरर्स जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं वो हर इंस्ट्रक्शन के लिए चेक होकर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। जो कंपाइलर की एग्जांपल है, जैसे कि मैंने पहले भी दी, C++ के लिए हम डेव यूज करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेटर के लिए हमने देखा कि हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, बेसिक की एग्जाम्पल है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि एक हायर लेवल लैंग्वेज है जिसके लिए हम इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का, कि कहाँ पे हमारे पास कंपाइलर जो है फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, कहाँ पे हमारे पास इंटरप्रेटर फास्ट एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेजेस पे कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसी टाइप का या तो कंपाइलर चाहिए होगा या आपको इंटरप्रेटर चाहिए होगा। ओके, सो मेमोरी क्या होती है, यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जब भी आपने किसी डाटा को स्टोर करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए होगी, ठीक है। 0 1 हमारे पास जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है 0 1 की फॉर्म में, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक वोल्टेज को रिप्रेजेंट
ओके जो मेमोरी होती है या फाइल होती है वो किस फॉर्म में डाटा को सेव कर रही होती है, सेट ऑफ बाइट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। और एक बाइट कितनी बिट्स रिजर्व करती है, उसके अंदर होती हैं 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स हमारे पास एक बाइट को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। ईच ऑफ द बाइट्स हैज एन इंडेक्स कॉल्ड इट्स एड्रेस, और हर बाइट का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। जब हम आगे जाके टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें हम एड्रेस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी स्पेसिफिक मेमोरी को पॉइंट कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर या एड्रेस ऑपरेटर को यूज करते हुए हम किस तरह से एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर जो है वो कहाँ पे स्टोर हुआ। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स हमारे पास हम इसकी डिटेल आगे जाके देखेंगे, बट फॉर नाउ यहाँ पे डेफिनेशन है, बाइट्स कैन रिप्रेजेंट आइदर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स, टेक्स्ट, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। बाइट्स हमने कहा कि हमारे पास जब भी डाटा स्टोर हो रहा है तो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बाइट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये बाइट्स किस किस टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ये किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट वाला नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, इस टाइप के नंबर्स। इमेजेस हो सकते हैं, वो भी बाइट्स में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। साउंड्स, ठीक है, इसका भी जो बैकएंड पे डाटा होता है वो बाइट्स की फॉर्म में होता है। टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, सबका जो हमारे पास डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइट्स की फॉर्म में। दैट मीन्स कि हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। वी कॉल टाइप द सिमेंटिक एसोसिएटेड टू अ ग्रुप ऑफ बाइट्स है, तो उसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, 256 बिट्स होंगी, ठीक है। 28 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 256 बिट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बाइट 8 बिट्स को रिजर्व कर रही है। दैट मीन्स के इसमें 256 डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिसने किसी भी डाटा को स्टोर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई इमेज हो सकता है, वो कोई साउंड हो सकता है, उसकी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो कोई भी हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई हैं जो कि किसी एक जो है टाइप को रिप्रेजेंट करी होंगी, डाटा टाइप को, कि वो या तो इमेज होगा या वो साउंड होगा। तो ये इसकी सिमेंटिक कहलाएगी। सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का मीनिंग, ठीक है। तो इसके साथ मीनिंग एसोसिएट हो गया कि ये हमारे पास अगर डाटा है तो ये इमेज टाइप का डाटा है, ये साउंड टाइप का डाटा है, या ये टेक्स्ट टाइप का डाटा है, और इसमें इतनी डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हुई हुई हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है? टू स्टोर इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ और टू मैनिपुलेट लार्जर सेट ऑफ बाइट्स वन यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, अगर हमने ऐसा डाटा स्टोर करना है कि अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो वो तब भी स्टोर रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ कि आपने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की नोटपैड की, ठीक है। आपने उसमें 10 जो पर्सन्स का 10 पर्सन्स का उसमें आपने कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर दिए हैं, ठीक है। तो वो आपने जब सेव कर दिए तो आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो तब भी वो डाटा सेव रहेगा। तो ऐसा डाटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन आर द हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा जो हम यूज कर रहे होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जितना भी आपका पीसी का डाटा होता है वो किस में पड़ा हुआ होता है? हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं जितना भी आपने डाटा को स्टोर करवाना है मोस्टली, ठीक है, ताकि आप उस डाटा को दोबारा से बाद में यूज कर सकें। Informations are stored under the forms of files, each of them having a name and a size. आपने जो भी डाटा स्टोर किया हुआ है आपने किसी फॉर्म ऑफ फाइल में, मीन्स कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है, वो कोई एक्सी फाइल हो सकती है, कोई आपके पास पीडीएफ फाइल हो सकती है, ठीक है, वर्ड की फाइल हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है। उसका कोई ना कोई आपने नेम रखा हुआ होगा, और जब भी आप उसकी डिटेल में जाएंगे राइट क्लिक करके तो उस फाइल का कोई ना कोई साइज होता है, ठीक है, जो कि जिसने क्या किया हुआ है, स्पेस ली हुई है आपकी हार्ड डिस्क में, क्योंकि वो स्टोर हुई हुई है, ठीक है। इसका मतलब है वो मेमोरी को यूज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फाइल सिस्टम। A file is very similar to the memory, a set of bytes indexed by their positions. फाइल सिस्टम को आप कह सकते हैं कि जैसे कि हमने मेमोरी की बात की कि मेमोरी में हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है, उसी तरह से आपके पास फाइल सिस्टम होता है। Files can be very large, up to 100 times the memory.
और आपकी जो फाइल्स हैं वो कोई भी साइज की हो सकती हैं, मतलब वो केबीज में भी हो सकती हैं, वो गीगाबाइट्स में भी जा सकती हैं, ठीक है। द फाइल एक्सेस इज वेरी स्लो कंपेयर्ड टू मेमोरी एक्सेस। आपके पास जो फाइल सिस्टम होता है वो मेमोरी सिस्टम से थोड़ा स्लो होता है, या अगर आपकी फाइल का साइज बहुत ज्यादा है तो वो काफी स्लो हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर आपने डायरेक्टली मेमोरी से कोई चीज एक्सेस करनी है, कोई भी फाइल कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो आप वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपने फाइल में से जो जिसका साइज बहुत बड़ा है, गीगाबाइट्स में है, उसको अगर आपने यूज करना है या एक्सेस करना है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी थोड़ी स्लो होगी। ओके, सीपीयू क्या होता है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एबल टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू इनटू द मेमोरी एंड टू डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो आपका सीपीयू होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि क्या करता है, रीड भी कर रहा होता है, ठीक है, राइट भी कर रहा होता है मेमोरी में डाटा को, एक्सेस कर रहा होता है मेमोरी को, और जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो सीपीयू कर रहा होता है। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ सीपीयू इज कॉल्ड द असेंबलर। इसकी लैंग्वेज क्या होती है? A CPU has a frequency which indicates roughly how many operations it can do each second. इसकी हर सीपीयू की क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ये बता रही होती है कि ये हमारे पास एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है सीपीयू, ठीक है। तो हर सीपीयू की जितनी उसकी प्रोसेसिंग होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, तो वो यही बता रही होती है कि एक सेकंड में ये सीपीयू कितने एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। कंपाइलेशन क्या होती है? The compilation operation consists of translating a program written in a complex and human-readable language like C++, C, Pascal, ADA, etc. into assembler code which can be directly understood by the CPU. अच्छा, कंपाइल जब हम करते हैं अपने प्रोग्राम को तो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी हायर लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल C++ हो गई, आपने सी में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है या पास्कल में या एडीए में, उसको जरूरी है कि पहले वो कन्वर्ट हो किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक कोड जनरेट होता है जो कि कौन जनरेट करता है, कंपाइलर। कंपाइल करने के बाद जो कि डायरेक्टली अंडरस्टूड किया जा सकता है, फिर सीपीयू ने उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके जो भी आपको आउटपुट चाहिए होगी वो दे देगा, ठीक है। Practically, a compiler is itself a program which reads source files written by a human, for instance in C++, and generate object files which contains assembler code. अच्छा, जो आपने कंपाइल करना है उनके प्रोग्राम्स को, लाइक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो हम डेव में उसको कंपाइल करेंगे, जब कंपाइलर क्या करेगा, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, देन हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसकी आउटपुट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेव जो हम यूज करेंगे वो भी इसकी एक एग्जांपल है कंपाइलर की, जो कि सी प्लस प्लस के लिए यूज होता है। Why using a language like C++ and a compiler instead of writing assembler? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हम क्यों C++ की लैंग्वेज को यूज करें और कंपाइलर को यूज करें इंस्टेड ऑफ राइटिंग assembler, कि हम खुद से एक assembler ही क्यों ना यूज कर लें। CPUs have different assembler codes, so using a compiler allows to use the same language on different CPUs. अच्छा, assembler codes हमारे पास ऑलरेडी CPUs में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो इससे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हम एक ही लैंग्वेज को डिफरेंट सीपीयूज में यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन कंपाइलर्स आर एबल टू स्पॉट इन योर प्रोग्राम थिंग्स दैट कैन बी रीरिटन डिफरेंटली और एंड मोर एफिशिएंटली। कंपाइलर्स क्या कर रहे होते हैं, ये काम भी करके दे रहे होते हैं हमें, कि ये हमें देते हैं कि हम क्या करें, जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है उसको दोबारा से लिखा जा सकता है, ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, और मोर एफिशिएंटली उसमें हम एडिशन या मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जावा और सी प्लस प्लस हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो कि हमें एब्स्ट्रैक्शन अलाउ करती हैं, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्शन को और डाटा हाइडिंग को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ओके, एल्गोरिदम क्या होता है?
एल्गोरिदम हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कि यूटिलाइज किया जाता है टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व करना है तो आप उसका एल्गोरिदम बना सकते हैं। जबकि सूडो कोड क्या होता है, एक हमारे पास सिंपल फॉर्म होती है एल्गोरिदम की, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एल्गोरिदम आपके पास एक मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि आपने किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा है, और सूडो कोड आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, which involves some part of natural language to enhance the understandability of the high level programming constructs or for making it more human friendly। हम ये कह सकते हैं कि सूडो कोड आपके पास एक लेमैन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने दो नंबर्स को ऐड करना है और इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है थ्रू C++ लैंग्वेज, ओके। जब आपने सॉल्व करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, अगर आप सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस में अपना सॉल्यूशन लिख देते हैं कि हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया, देन वी टेक सेकंड वेरिएबल, देन वी कैन ऐड बोथ वेरिएबल्स एंड देन वी कैन डिस्प्ले द रिजल्ट, तो ये आपके पास सिंपल सूडो कोड होगा जो कि कोई भी लेमैन अंडरस्टैंड कर सकता है। जबकि एल्गोरिदम उसकी कम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि थोड़ा सा आपने उसमें यूज किया हुआ होता है, अपनी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ होगा, उसका सिंटैक्स यूज किया हुआ होगा, थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स यूज की भी होंगी, ठीक है। तो वो आपके पास एल्गोरिदम कहलाता है। क्राइटेरिया हैं जो कि एल्गोरिदम में मस्ट होने चाहिए, जो कि क्या है, इनपुट होनी चाहिए। इट इज एन एंटिटी विच वी एक्सट्रीमली प्रोवाइड टू एल्गोरिदम। आपके पास कोई ना कोई इनपुट आ रही होती है, देन आपके पास आउटपुट होती है जो कि प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आती है एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन आपने एल्गोरिदम के लिए लिखी है वो बिल्कुल हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। मींस अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कोई भी आपके पास सॉल्यूशन के, वो बस एग्जीक्यूट होता जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है। आपके पास कहीं ना कहीं उसका एंड होना चाहिए। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है एल्गोरिदम की वो सिंपल हो, ठीक है, एग्जीक्यूट हो सके इजीली, पर्सन भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। अगर वो मैनुअली करना चाहता है, ठीक है, पेंसिल एंड पेपर को यूज करते हुए, जिसे हम कहते हैं pseudocode is the expressive form of the algorithm or a way to describe an algorithm. It is a combination of natural language and high level programming practices which represent the fundamental concept behind a general implementation of data structure or algorithm. एक्चुअली सूडो कोड जो है वो आपके एल्गोरिदम को एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए होता है, ठीक है, जिसमें आप नेचुरल लैंग्वेज भी यूज कर रहे होते हैं और आप कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो सिंटेक्स है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है। मींस कोई आपने मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली, उसको यूज कर लिया, या आपने डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को यूज करते हुए उसका कोई आपने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, बट बेसिकली उसमें आप नेचुरल लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं ताकि कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके ओके, सूडो कोड के लिए जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप क्या करते हैं, बिगन करते हैं इसको कमेंट्स से, ठीक है। ये आपके पास स्लैशेस यूज होती हैं, मैचिंग ब्रेसेस मींस आपने इसको स्टार्ट किया है, इस ब्रेसेस को, करली ब्रेसेस को, तो आपने इसको एंड भी करना है, ठीक है। ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपने इस ब्लॉक में रख दी ब्रैकेट्स के अंदर। Where a compound statement can be illustrated as a block and terminated by a semicolon। जो भी आपने कोई स्टेटमेंट अगर लिखी है तो उसको आपने टर्मिनेट करना है सेमीकोलन से। All the identifiers start with a letter and the data type of the variables are not declared explicitly। जितने भी आपने variables उसमें रखे हैं अपने सूडो कोड में, वो हमारे पास स्टार्ट हो सकते हैं लेटर से, ठीक है। और डाटा टाइप्स जो है जरूरी नहीं है आप बताएं कि किस टाइप का आपने वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का लिया है, कोई कैरेक्टर है या फ्लोट है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। मींस आप इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं, आपने कोई भी वैल्यू अगर असाइन करनी है टू प्रोड्यूस द बुलियन वैल्यूज, द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर प्रोवाइडेड। जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूजुअली ये यूज करेंगे, ये हमारे पास यूज होते हैं जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ग्रेटर के, स्मॉलर के, इक्वल के, ये हमारे पास यूज हो सकते हैं कोई भी रिलेशन शो करने के लिए या लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू और फॉल्स शो करने के लिए, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट आर रिप्रेजेंटेड बाय रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस। जो इनपुट आउटपुट आप देते हैं, शो करते हैं सूडो कोड में, वो रीड और राइट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू करते हैं। इफ एंड देन एक्सप्रेशंस भी यूज हो सकते हैं हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स को शो करने के लिए, मींस कंडीशंस को शो करने के लिए अपने सूडो कोड में आप इफ और देन यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, बेसिक डिफरेंस है एन अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये हमारे पास एल्गोरिदम होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होती और स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी प्रॉब्लम का। जबकि सूडो कोड क्या है, एक इनफॉर्मल वे है, ठीक है, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन का ऑफ द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर एल्गोरिदम, जो कि किसी भी दूसरे एल्गोरिदम को या फिर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है इनफॉर्मल वे में, जो कि कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए मस्ट नहीं है आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज करें। एल्गोरिदम जो है सिंप्लीफाई करता है आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, जबकि सूडो कोड है हमारे पास यूज होता है, मेथड है एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए। आप ये कर सकते हैं कि आप पहले सूडो कोड करें, बनाएं, डिजाइन करें, देन आप उसको कन्वर्ट कर दें अपने एल्गोरिदम में, ठीक है। आपने कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो आप पहले ये काम कर सकते हैं, स्टेप वाइज ले सकते हैं। देन लैब में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेव टूल को यूज करते हुए अपने C++ के सिंपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।